BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह सैटरडे टॉक विद मास्टर्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं LIC के IPO पर। और आज के इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल है मिस्टर हरप्रीत गुजराल, जो कि ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी में एज ए AVP ट्रेनर काम करते हैं। हरप्रीत जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार हरप्रीत जी। तो हमारे साथ में एक और गेस्ट शामिल है मिस्टर मनोज कुमार पांडे, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एज अ इंश्योरेंस और मार्केटिंग प्रोफेसर काम करते हैं। मनोज जी, मैं आपका भी आज के इस प्रोग्राम में LIC के IPO पर जो हमारी चर्चा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हरप्रीत जी, मनोज जी, देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है ये आज हमारे देश में सबसे टॉप चर्चा में है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में है वो LIC का IPO है। हरप्रीत जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा कह रहे हैं, इतनी ज्यादा चर्चा है LIC के IPO की, ऐसा कह रहे हैं कि ये IPO देश का सबसे बड़ा IPO बनने वाला है। तो क्या LIC जो स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर होगा, रिलायंस और TCS के बाद ये सबसे बड़ा है, या ये रिलायंस और TCS को भी बड़ी टक्कर देने वाला है? क्या लगता है आपको? जैसे कि हमने एम्बेडेड वैल्यू देखी हुई है, जो कि ये दर्शाती है कि कंपनी की प्रॉफिट क्या हो सकती है। एम्बेडेड वैल्यू होती है कि हम फ्यूचर की वैल्यू को करंट वैल्यू में हम देखते हैं कि क्या हो सकती है, प्लस नेट एसेट वैल्यू को हम ऐड करते हैं, जो कि हमें दिख रही है 5.29। एंड बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, हम ये देख रहे हैं कि जो अगर ये 3 के पी पे ही लिस्ट होती है, जो कि हम बहुत ही मिनिमम सोच रहे हैं, तो भी ये रिलायंस के और TCS का जो मार्केट कैप है आज, उससे भी बड़ी कंपनी बनने की एक्सपेक्टेशन रखती है। अगर मैं जानूं रिलायंस और TCS का मार्केट क्या क्या है, हरप्रीत जी आप बताएंगे? TCS का मार्केट कैप जो है कुछ 15 लाख करोड़ से ऊपर है, कुछ 15,20,000 करोड़ के आसपास है, और TCS का 13 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर ये जो LIC का IPO जो लिस्ट हो सकता है 5.29 का, जो इसका एम्बेडेड वैल्यू दिख रहा है, तो ये 15 लाख करोड़ से काफी ज्यादा हो जाएगा, जो हम बेयर मिनिमम पकड़ रहे हैं। सो इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 16 लाख करोड़ तक का भी इसका मार्केट कैप हो सकता है लिस्टिंग करके। तो यस, आपका जो क्वेश्चन है कि ये उनके मार्केट कैप से बड़ा हो सकता है, तो मेरा आंसर है यस, ये हो सकता है। तो ये बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है रिलायंस और TCS के स्टॉक को। बहुत बढ़िया। तो पांडे जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा सुनने में है कि LIC का IPO जो है वो मार्च महीने में आने वाला है, लेकिन क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया है और उसके बदले पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर इसका असर हुआ है और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है, तो पब्लिक का माइंडसेट अभी इन्वेस्टमेंट का जो है वो इससे डर रहे हैं थोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये IPO डिले हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? रंजीत जी, मुझे डिले का कोई आसार नजर ऐसा आ नहीं रहा है, क्योंकि 13 फरवरी को LIC ने सेबी के पास अपना दरखास्त दिया था, जिसको हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और जो भी इंडिकेशन हमें मालूम है, जो प्लानिंग थी वो 10 से 14, 4 या 5 दिन के विंडो में इस IPO को आना था। देखिए, लड़ाई तो हो गई, और हकीकत है कि अभी मैं न्यूज में देख रहा हूं कि ऑलरेडी यूक्रेन लगभग सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है। तो ये मारकाट जो चल रहा है ये 2-3 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद निगोशिएशन टेबल पे दोनों कंट्री आ जाएंगे। स्टॉक मार्केट का एक अपना तरीका होता है। अब देखिए, कोरोना के समय में स्टॉक मार्केट 50% गिरा था, लेकिन वापस बाउंस करके उससे भी ऊपर चला गया। तो कोरोना से तो बड़ी महामारी ये दो देशों के बीच की लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वार बनने जा नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि जो थोड़ा सा उथल पुथल हुआ था, उसका जो डस्ट है वो सेटल हो रहा है, और 5-7 दिन में हो जाएगा। तो 10 मार्च तो भी काफी दूर है। और जितना अगर बर्बादी हम कहें स्टॉक मार्केट के सेंस में कि बहुत डाउन गया था, अगले दिन बाउंस भी तो किया है शायद, जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैं बहुत स्टॉक मार्केट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन का ये जो लड़ाई है वो एक मेजर कारण बन सकता है। बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके कारण डिले होगा, मैं इस बात से तहकीकात नहीं रखता हूं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हरप्रीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो प्रिसाइसली आपने बताया पांडे जी, जो है आपके हिसाब से जो है ये अपने समय पर ही IPO आए। ओके हरप्रीत जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्योंकि LIC के पूरी देश में बहुत सारे पॉलिसी होल्डर है और LIC इस IPO को प्रमोट भी कुछ ऐसे कर रहा है कि वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने पॉलिसी होल्डर को देगा इस IPO में, तो क्या आपको लगता है ऐसे कि
इस आईपीओ की वजह से स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो बढ़ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, हमने लास्ट जनवरी के मंथ में एक्सपीरियंस किया है कि पूरे भारतवर्ष में 55 लाख से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं, जो कि यही दर्शाता है कि पॉलिसी होल्डर ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है डीमेट अकाउंट खोलने में। एंड जिस तरह से बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म और बैंक्स ने भी अपनी एलआईसी के एजेंट्स को सबको ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से वो अपने क्लाइंट के अकाउंट ओपन कराएं, उस तरह से हमें उम्मीद ये है कि इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़ चढ़ के होने वाला है और ये आईपीओ बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। क्या बात है! तो नंबर ऑफ स्टॉक होल्डर जो है जी। अभी वो बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस आईपीओ। आज एज ऑफ आप देखेंगे तो 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं, जो कि हम 2 या 3 साल पहले देखे तो ये 2 या 2.5 करोड़ तक ही थे। सो आज हमने 8 करोड़ को हम सरपास कर चुके हैं डीमेट अकाउंट, और ये इसमें बहुत सा कंट्रीब्यूशन एलआईसी का ही है, क्योंकि बहुत से एलआईसी के जो इंश्योरेंस वाले पर्सन है उनको ये पता था कि कभी ना कभी इसका लिस्टिंग होने वाली है, जिससे उन्होंने बहुत पहले से ही अकाउंट ओपन करना शुरू कर दिया था, जो कि हमें दिख रहा था। एंड जितनी भी कंपनियां हैं आप उनको फ्री में अकाउंट ओपन दे रही हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं ले रही है। एंड एलआईसी भी जहां तक हमें एक्सपेक्टेशन है उन्हें 10% का डिस्काउंट देने वाली है, जो कि काफी अच्छा उनके लिए ये फायदेमंद सौदा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि एलआईसी का आईपीओ के आने के बाद में एलआईसी का स्ट्रक्चर कुछ प्राइवेट कंपनी जैसा हो जाएगा। तो पहले जब लोग इन्वेस्ट करते थे एलआईसी में तो उनका माइंडसेट ऐसा होता था कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ में वो अपना पैसा एक गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अब आईपीओ आने के बाद में क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ प्राइवेट कंपनी जैसा दिखाई देगा, तो क्या इससे पॉलिसी होल्डर का या कोई नए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? दो चीजें हैं यहाँ रंजीत जी। पहला ये है कि ये सरकारी कंपनी होना और सरकार से चीजों की गारंटी होना, ये दो अलग चीज है। सौभाग्य की बात ये थी कि एलआईसी एक ऐसी कंपनी थी जो कि सरकारी तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें किसी का हजारों करोड़ रुपया भी क्यों ना, हाइपोथेटिकल में फिगर दे रहा हूं, मैंने हर व्यक्ति के हर पूंजी, उसके पॉलिसी, उसके बोनस का पैसा की गारंटी भी सरकार देती थी। देखिए, आज से 20 साल पहले एसबीआई जो बैंक है वो सरकारी बैंक हुआ करता था, लेकिन उसमें किसी का अगर डिपॉजिट था तो केवल 1 लाख रुपए तक की ही गारंटी सरकार देती थी, बाकी रिस्क पे था। बाकी वो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से 1 लाख की ही गारंटी हुआ करती थी। तो ये दो चीजें हैं। तो एलआईसी एक तरह से बहुत ही सुपर पीएसयू था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि आईपीओ आने के बाद, तो थ्योरेटिकली कोई भी कंपनी जिसमें कि सरकार का शेयर 51% तक भी अगर आ जाए तब भी उसे पीएसयू ही माना जाता है, और जो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा वो सरकार के पास ही रहेगा। एसबीआई में सरकार का शेयर अब केवल मेरे ख्याल से 56% के आसपास है, लेकिन सरकारी कंपनी आज भी वो है, पीएसयू तो आप मान के चलिए। दूसरा बात, जो सरकार की गारंटी का था बचत पे, पॉलिसी के मनी पे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये एलआईसी एक्ट 37 ऑफ एलआईसी एक्ट से गवर्न होता है, जिसमें कि सरकार ये गारंटी देती है। उस एक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसलिए ये 5% शेयर बिक जाए या 10% बिक जाए, आने वाले समय में 25% भी बिक जाए, एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, अभी तक रहेगी जब तक 51% शेयर है, और उसमें जो पैसे का निवेश लोगों ने किया है उसकी गारंटी कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मेरा भी एलआईसी से संदर्भ रहा है, कभी भी किसी ने पॉलिसी बेचते वक्त सरकार की गारंटी वाली बात तो नहीं की है। सरकारी कंपनी है ये तो ठीक था, लेकिन आप पता कर लीजिए पॉलिसी होल्डर को ये मालूम ही नहीं होगा कि सेक्शन 37 क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो मेरा मानना है कि इस आईपीओ आने से कोई अंतर लोगों के सोचने और समझने में नहीं पड़ने वाला है। परफेक्ट। लेकिन पांडे जी, क्योंकि अभी इसका आईपीओ आ जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ज्यादा इनको प्रोफेशनल करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव आने के बाद में क्या आपको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स जो इतने सारे हैं उनके जो इनकम स्ट्रक्चर था या फिर उनके साथ में जो काम करने का तरीका था मैनेजमेंट का, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैनेजमेंट में बदलाव तो होगा। अभी तक ये सरकारी कंपनी थी, 100% सरकारी कंपनी थी, और इसके लिए बाध्यता नहीं थी कि ये जिस तरह से बाकी कंपनियां साल में 4 बार अपना रिजल्ट दें, ये सब इनके लिए नहीं थी। आपने जैसे ही 5% शेयर बेचा, आप लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे और आपके ऊपर सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी लागू होने शुरू हो जाएंगे।
अभी तक LIC केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IRDA के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता था। तो सेबी के मतलब परव्यू में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि LIC के बोर्ड पे जो आज तक सारे सरकारी नुमाइंदे होते थे, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसमें लिखा भी है कि 50% डायरेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट। ये अलग बात है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग कितने इंडिपेंडेंट होते हैं हम लोग भी जानते हैं। ILF में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, और अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लफड़ा चल रहा है, उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। लेकिन अच्छी बात यह है, जो मैं रंजीत जी लॉन्ग टर्म में देख रहा हूं, कि कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं उनका शेयर बढ़ेगा, और फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड पे आएंगे वो LIC मैनेजमेंट को बाध्य करेंगे कि चीजें ठीक ढंग से चले। तो आने वाले समय में कल्चरल चेंज होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल ही इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही आनी है। दूसरा जो प्रश्न पूछा, इंश्योरेंस एजेंट, उनके कमीशन, उनके अर्निंग का, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आने से कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो गवर्न होता है IRDA के तरफ से, और वो सरकारी, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो, उसका एक अलग हिसाब किताब है। तो एजेंट के कमीशन, एजेंट के इनकम का इस मतलब बोर्ड के रिकंस्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हरप्रीत जी, एक छोटा सा पॉलिसी होल्डर जो किसी गांव में रहता है और उसकी इच्छा है कि मुझे LIC के IPO में इन्वेस्ट करना है, तो वो किस तरीके से कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है? रंजीत जी, आपको चीज समझनी होगी कि जो LIC का बिजनेस आता है, 95% जो बिजनेस आता है वो एजेंट के थ्रू आता है। इट मीन्स दैट कि उनकी डिजिटल जो प्रेजेंस है अभी नहीं है। तो जिस तरह से हमने देखा है, जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं या बैंक्स हैं, जिस तरह से उन्होंने LIC के एजेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि देश के कोने कोने से जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। और भी मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट का डिजिटल का फोकस है, इसकी लिस्टिंग के बाद में अगर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो काफी बढ़ जाएगा। एंड जो इनका शेयर है, आज भी अगर आप सारी जितने भी आप इंश्योरेंस कंपनी का AUM देख लें, उससे इनका 3.3 टाइम्स ज्यादा है उनके सम के हिसाब से। तो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में इनकी प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, आपके क्वेश्चन जैसे आपने पूछा कि कोई अगर रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है तो वो कैसे उसको अवेयरनेस होगी। सो जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं उन्होंने LIC के ऑफिस में रिक्वेस्ट करके जितने भी जो भी एजेंट्स हैं, हम सबको ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो अकाउंट ओपन भी हुए हैं। So you mean to say कि LIC खुद अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे अकाउंट्स ओपन करने हैं, डीमैट अकाउंट, या फिर ये ब्रोकिंग कंपनी जो है इनिशिएटिव ले रही है, खुद जाके इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है? रंजीत जी, ये ब्रोकिंग कंपनी है, खुद इनिशिएटिव ले रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर ले पाए डीमैट अकाउंट का। तो सबकी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर लेकर, जैसे हम भी गए थे तो हमें भी काफी उन्होंने अच्छा एंटरटेन किया था। बहुत सारे हमने LIC एजेंट्स को हमने ट्रेन किया था कि कैसे वो अपने क्लाइंट्स को एनरोल कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के। बहुत बढ़िया। तो सिंपल तरीका आपने बताया कि एक पॉलिसी होल्डर सीधा सीधा अपने इंश्योरेंस एजेंट को कांटेक्ट करे अकाउंट ओपन करने के लिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। जो व्यक्ति अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना होता था LIC में, तो उसका माइंडसेट ये होता था कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव करूंगा या रिटायरमेंट के लिए सेव करूंगा, तो बहुत लॉन्ग टर्म माइंडसेट उसका होता था। एक स्पेसिफिक गोल के लिए वो LIC की पॉलिसी में इन्वेस्ट करता था। ये जो अपॉर्चुनिटी एक व्यक्ति को आ रही है LIC की IPO में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या माइंडसेट रखकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए LIC के IPO में? ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो पहला आपने क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग टर्म, बच्चे की शादी और बच्चे के एजुकेशन के लिए, वहां उस व्यक्ति का संबंध LIC से एक पॉलिसी धारक के रूप में है, यानी वो उसका कस्टमर है। जबकि जब आपका दूसरा जो पार्ट था वो था कि अगर वो शेयर खरीद रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए, तो वहां वो पॉलिसी धारक नहीं है, वहां एक इन्वेस्टर है और उस कंपनी का मालिक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर खरीदने का मतलब हम मालिकाना हक हमारा होता है। तो ये दो चीजें, जरूरी नहीं है कि मैं हिंदुस्तान लीवर का तेल या घी खाता हूं तो मैं उसका शेयर भी खरीदूं। दोनों चीजें अलग अलग है। तो जहां तक पॉलिसी धारक वाली बात है, जो चीजें पहले थी वो थोड़ा बहुत उथल पुथल अभी होगा, शॉर्ट रन में थोड़ा बोनस वगैरह पर असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में चीजें मोर और लेस वही रहेंगी, बल्कि थोड़ी इंप्रूव ही करेंगी, यहां तक मेरा मानना है।
रही बात शेयर मार्केट, तो एक अलग ही दुनिया है और वहां हमको इस बात से मतलब है कि मैंने अगर आज 1500 रुपया में LIC का शेयर खरीदा है तो 5 साल बाद क्या ये 1500 बढ़ के 3000 होगा कि नहीं होगा, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस लिहाज से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है PSUs कंपनी के शेयर्स का, मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि वहां पैसे का इन्वेस्ट पॉलिसी होल्डर की तरह सोच के करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी आप ट्रैक उठा के देख लीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड, मोनोपोली कंपनी कोल इंडिया, शेयर का जरा हालत देख लीजिए। 4 साल पहले इसी इंश्योरेंस सेक्टर में GIC री का शेयर आया था, मोनोपोली कंपनी, सरकारी कंपनी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस का आया था, सरकारी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, बिगेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दोनों के शेयर का जो हालत है वो बताने लायक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो एज ए पॉलिसी होल्डर मैं अभी भी लोगों को सलाह दूंगा कि जिस तरह से आपका विश्वास LIC पे था वो आप बरकरार रखिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं तो आप एज ए इन्वेस्टर अपना कैलकुलेटेड कॉल लीजिए, बहुत फायदेमंद हो जाएगा। ये मैं शायद मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आपका ये कहना है कि अगर कोई LIC के IPO में इन्वेस्ट करता है तो वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाएगा, दैट्स व्हाट यू वांट टू से? गोइंग बाय द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रीवियस PSU लिस्टिंग, चाहे वो BPCL हो, चाहे MTNL हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो, चाहे GIC री हो, SBI, मैं वही एग्जांपल दूंगा। SBI तो LIC की टक्कर की कंपनी है ना, ब्रांड नेम। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे देखिए, मैं एज ए अकाउंट होल्डर में SBI से खुश हूं, कोई सर्विसिंग की कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर अगर शेयर खरीदना हो तो आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, SBI के शेयर ने कितना रिटर्न दिया है, उसी समय HDFC बैंक के शेयर ने कितना रिटर्न दिया है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं HDFC का शेयर खरीदूंगा, एज ए कस्टमर SBI में मेरा अकाउंट है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं अपने बच्चों का भी अकाउंट शायद SBI में ही खुलवा लूं। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, इसको लिंक करना ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इस एपिसोड के द्वारा आपने एक सजेशन भी दे दी है। नहीं, ये मेरा मानना है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा स्टॉक मार्केट का बहुत डीप कोई नॉलेज नहीं है, मैं एक आम इन्वेस्टर हूं, कुछ शेयर मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं बहुत एक्टिव उसमें नहीं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हरप्रीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। LIC ने ऐसा कहा है कि 5% स्टेक जो है उसका वो डाइल्यूट करने वाली है, तो 5% स्टेक में से कितना परसेंट आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को वो देने वाली है और कितना परसेंट जो है वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट को देने वाली है? रणजीत जी, एज पर जो सेबी नॉर्म्स है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो वो 50% जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए रिजर्व होता है, 35% जो होता है वो रिटेल के लिए रिजर्व होता है और 15% एक्शनाइज के लिए रिजर्व होता है। तो इसके अनुसार हमें लगता है कि 35% तक जो है वो रिटेलर के लिए रिजर्व रहेगा। ओके, सो 35% जो है वो रिटेल के लिए रिजर्व हो सकता है या होगा ही, आपको लगता है? होगा ही, हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 35%, जिस तरह से डीमेट अकाउंट में हमने शोर शराबा देखा है उस तरह से हमें लगता है कि इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप समझिए कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप SBI लाइफ की अगर आप PE देखेंगे, वो भी एक सरकारी कंपनी नहीं है, बट उसकी जो मेन कंपनी है वो सरकारी है, 77 के PE पे ट्रेड कर रही है। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही सस्ती मिल रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें आपका प्राइस एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। दूसरी चीज, आपको एक चीज और समझनी होगी कि पहले नॉर्म्स ये था कि जो प्रॉफिट करती थी LIC, 95% वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें वो जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जो कि अब 90% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सो जो 10% है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यस, अगर आप इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ हमें डिविडेंड मिल का भी हमें एक्सपेक्टेशन अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो पांडे जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब LIC का IPO आया तो बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में भी थे, बहुत सारे लोग जो है इसके समर्थ में भी थे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में भी थे। तो आपका पर्सनल मत क्या है, आपकी पर्सनल सोच क्या है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन LIC को डाइल्यूट करना ये सही है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कोई भी चीज सही और गलत नहीं होता है, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। 1956 में इंडिया में 245 इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, आज तो केवल 60 के आसपास हैं, बल्कि उससे ज्यादा हुआ करती थी। 245 कंपनियों को मर्ज करके LIC की स्थापना की गई और अगले कई सालों तक मोनोपोली रहा।
फिर 2000 में एक भी परिस्थितियां बदली, विश्व का व्यापार बदला, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई, हमें इकोनॉमी करना पड़ा, तो फिर प्राइवेट कंपनियां आ गई। तो क्या सही है क्या गलत है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, समय के साथ चीजें बदलती हैं जैसा कि मैंने कहा। रही बात आईपीओ लाने की, तो जो भारतीय जनता पार्टी और इसके जो ग्रुप जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, इनका ये स्टेटेड मतलब क्या कहा जाए, उनका पॉलिसी है। वो इस बात में बिलीव करते हैं कि सरकार को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट हैज गॉट नो बिजनेस टू रन ए बिजनेस। तो इनकी स्टेटेड पॉलिसी है और ये आज की बात नहीं है। वाजपेयी जी के समय में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया था, अरुण शौरी जी मिनिस्टर हुआ करते थे और पहली बार बाल्को और कुछ होटल्स वगैरह को बेचा गया था। तो ये इनकी स्टेटस पॉलिसी है, हमने इनको वोट दिया है, ये रूल कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आईपीओ आने में कोई बुराई नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए, इंश्योरेंस बेचना, हवाई जहाज उड़ाना और टेलीफोन की सर्विसेज देना, ये कोई, हाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि सरकार के भी हाथ में होना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत स्टेटस है। दूसरी बात आपने कहा विरोध करने का, तो रंजीत जी वो जमाना भी गया। मतलब हमने देखा था कि जब ओपनिंग अप की बात हुई थी तो 3-3 4-4 दिन स्ट्राइक होता था, इंश्योरेंस कंपनियां बंद रहती थी। आज हालत है कि आईपीओ आ गया। आपने कहीं सुना क्या कि एलआईसी के ऑफिस में कभी कोई बंदी हुई है? जमाना बदल गया, जनरेशन बदल गया, मिलिटेंसी खत्म हो गई, यूनियन खत्म हो गया। क्योंकि जो चीज नहीं चल सकती है नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। तो लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एज ए कस्टमर हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि एलआईसी आईपीओ के बाद अच्छी सर्विसिंग दे, अच्छा प्रोडक्ट लाए, अच्छा रिटर्न दे। वो कंट्रोल किसके पास है वो शायद सेकेंडरी इशू होगा। तो ये मानना मेरा, तो अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि लोग स्ट्राइक करेंगे और अपना सैलरी गंवाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो एक आखिरी प्रश्न और हरप्रीत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 5% जो है अपना स्टॉक को डाइल्यूट किया है गवर्नमेंट ने, एलआईसी ने, इसका गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है वो बताइए। रंजीत जी देखिए, हर कंट्री का बजट होता है जो कि हम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है। सो बीइंग ए कंजम्पशन कंट्री, हमारी जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, सो डिसइन्वेस्टमेंट करने से हमें इनकम हो जाती है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है जो कि हमने लास्ट टाइम 6.6% हमने रजिस्टर किया था, प्री कोविड लेवल हमारा 3.3% था। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हम एफडीआई और एफआईएस का कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए हमें वापस से फिस्कल डेफिसिट 3.3% पे जाना है। इसके लिए कंट्री डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो यही एक कारण है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो इस बार का जो टारगेट है वो 78,000 करोड़ का है, जो कि दिख रहा है एलआईसी के थ्रू हो जाएगा। एंड अगले साल का जो हमने कंट्री ने जो टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का 65,000 करोड़ का रखा हुआ है, जो कि काफी कंजर्वेटिव है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उससे ज्यादा ही हम कंट्री डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रखा है, इतना पैसा आना चाहिए, हमारे जो खर्चे ज्यादा है इनकम से उसको मेंटेन करने के लिए जो है एलआईसी की आईपीओ से काफी सारा पैसा आ जाएगा जो कि मैनेज हो जाएगा जी। दैट इज द पर्पस। बहुत बढ़िया। तो उतना ही हमें कम बोरो करना पड़ेगा, तो हमारा इंटरेस्ट की लायबिलिटी हमारी कंट्री की उतनी कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है एलआईसी का आईपीओ, ऐसा नजर आता है। बहुत बढ़िया हरप्रीत जी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो कि इसी से संबंधित है, जो इन्वेस्टमेंट से। देखिए सरकार की, जैसा कि हरप्रीत जी ने कहा कि वो फिस्कल डिफिसिट को, गैप को भरने का एक मजबूरी था, और आईपीओ उसी का एक डिसीजन है, उसी को करने के लिए डिसीजन है, और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इनको जो भी करना है 31 मार्च के पहले करना है। और आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आईपीओ डेफर हो सकता है, तो मेरा मानना था कि शायद नहीं, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सरकार ने बी प्लान भी तैयार करके रखा है। आज की ही खबर है कि दोपहर के बाद ये खबर मार्केट में आई है कि कैबिनेट ने एलआईसी में 20% तक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से अगर आईपीओ नहीं आया या आईपीओ लाने का माहौल अगर अच्छा नहीं रहा, तो सीधे 10% बेच देंगे किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, और वो फॉरेन इन्वेस्टर का आना मेरे ख्याल से इस आईपीओ आने से फार बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि जो 10% शेयर खरीदेगा ना, वो अपने बोर्ड पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भी रखेगा और उसका लॉन्ग टर्म व्यू होगा। हम और आप लोग तो 10-20% प्रॉफिट पे अपना शेयर बेच देते हैं, वो लोग ऐसा नहीं।
करेक्ट। ये जो डिसीजन है ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल ही दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मार्च के पहले चाहे जैसे भी पैसा आए, आईपीओ से आ जाए तो ठीक, न आए तो हम डायरेक्टली बेच के भी अपना फिजिकल डिफिसिट टारगेट पूरा कर लेंगे। और ये होना भी चाहिए। सरकार जैसी संस्था अगर एक छोटे मोटे शेयर मार्केट के मूवमेंट से, स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से अगर डरने लगे तो वो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन भी हो गए ऑलरेडी। फार्मर्स लॉ में सरकार ने विड्रॉ किया था, तो कहीं ना कहीं वो शायद दिखाना होगा कि नहीं हम बहुत ही। तो ये जो डिसीजन आया है, जो न्यूज आया है दोपहर के बाद, ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि सरकार अपने डिसीजन पे कायम है और शायद उसको सफल करेगी। तो बहुत बहुत बड़ी न्यूज जो है हम इस वीडियो के द्वारा दे रहे हैं कि हर किसी के दिमाग में यह है कि 5% स्टॉक जो है वो बेचे जा रहे हैं, लेकिन अब इस प्रोग्राम के द्वारा हम ये भी बता रहे हैं कि 20% और स्टॉक जो है वो बेचे जाएंगे, यानी करीबन 25% का बेचने का प्रोविजन है, 25% स्टॉक बेचने का प्रोविजन है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आईपीओ आए या ना आए, जो है वो करीबन 5 से 10% स्टॉक तो एलआईसी के बिक ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इस न्यूज के, ऐसा लगता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, हरप्रीत जी, मैंने एलआईसी आईपीओ के विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए, अलग अलग तरीके से प्रश्न किए। कोशिश ये थी कि हम सारी ही बातों को कवर कर सके, और आप लोगों ने भी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में जो है मेरे हर प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए। हरप्रीत जी, थैंक यू रंजीत जी, पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलआईसी आईपीओ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे, सारे ही प्रश्नों को कवर करने की हमने कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि किसी प्रश्न को हमने इस एपिसोड में कवर नहीं किया है, तो कमेंट्स के द्वारा आप अपने प्रश्न लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके टच में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं या फिर एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो आप उन्हें भेज दीजिएगा। इसमें जो बातें हमने की हैं, शायद ये बातें उनके काम की होंगी। अगर ये वीडियो आपके पास किसी के द्वारा आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना। अगले हफ्ते सैटरडे टॉक विद मास्टर्स के इस एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।